हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब और टारगेट यूपी टेट सी टेट ऐप में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन विषय और ये है आपका क्लास नंबर 34। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय नंबर 9, जिसका नाम है भारत में खाद्य सुरक्षा एवं भूमंडलीकरण। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत हम लोग कल पढ़ चुके हैं खाद्य संरक्षण के विषय में और भारतीय खाद्य निगम के विषय में और आईसीडीएस के विषय में। तो आज हम पढ़ेंगे मध्याह्न भोजन योजना क्या होती है इसके विषय में। तो दोस्तों, यहाँ पे चलिए देखते हैं मिड डे मील स्कीम। यहाँ पे देखिए, मध्याह्न भोजन योजना देश के 2408 ब्लॉकों में एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ की गई थी। तो दोस्तों, मिड डे मील योजना कब से प्रारंभ की गई थी? 15 अगस्त 1995 से, और ये 2408 ब्लॉकों में शुरू की गई थी। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, वर्ष 1997 से 1998 तक यह कार्यक्रम देश के सभी ब्लॉकों में आरंभ कर दिया गया। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए 95 में तो ये शुरू की गई थी, लेकिन 97-98 तक ये सभी ब्लॉकों यहाँ पे इसको आरंभ कर दिया गया था, यानी कि हर एक ब्लॉक में, देश के हर एक ब्लॉक में ये कार्यक्रम शुरू कर दिया गया था। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना विद्यालयों को भी प्रारंभिक स्तर पर मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत 1 अप्रैल 2008 से शामिल किया गया। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जो भी राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना से संबंधित जो भी विद्यालय थे, उनमें भी प्रारंभिक स्तर पर मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई। कब से? 1 अप्रैल 2010 से। क्लियर? तो चलिए, ये आप समझ चुके हैं मिड डे मील योजना। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विषय में हम जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इसके विषय में आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं, बस आप एक बार समझ लीजिए। फूड सिक्योरिटी एक्ट इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को उत्तर प्रदेश में लागू करने के लिए काफ़ी गहनता से विचार विमर्श किया गया। इसके उपरांत यह सहमति बनी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को प्रदेश में 3 चरणों में लागू किया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में उत्तर प्रदेश में लागू करने के लिए विचार विमर्श किया गया। उसके बाद इस पर सहमति बनी और 2013 में इसको 3 चरणों में लागू किया गया। तो 3 चरणों में देखेंगे, इसके पहले चरण में 24 जिले और दूसरे चरण में 26 जिले तथा तीसरे चरण में जो बचे हुए 25 जिले थे, इन सबको लागू किया गया। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, 2013 में जब ये सहमति बनी कि इसे 3 चरणों में लागू किया जाएगा, तो सबसे पहले इसे 24 जिलों में लागू किया गया, फिर 26 में, फिर 25 में। तो इस तरह से जो उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, इन सब में इसको लागू किया गया। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, अधिनियम में किए गए प्रावधानों के अनुसार अंत्योदय तथा पात्र गृहस्थी परिवार की 2 श्रेणियां होंगी। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए, तो इस अधिनियम के तहत 2 तरह की श्रेणियां डिवाइड की गई। इसमें देखिए, पहली श्रेणी अंत्योदय और दूसरी है गृहस्थी परिवार। तो ये 2 तरह की श्रेणियां इसमें डिवाइड की गई। यहाँ पे देखिए, इन्हें प्रत्येक माह सस्ते दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। अधिनियम के तहत अंत्योदय श्रेणी के परिवार को हर महीने 35 किलो खाद्यान्न और पात्र गृहस्थी श्रेणी के प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये 2 तरह की श्रेणियां थी, अंत्योदय और पात्र। अंत्योदय में 35 किलो खाद्यान्न और जो पात्र गृहस्थी से संबंधित जो श्रेणी थी, इसमें व्यक्ति को 5 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। क्लियर? कराया जाएगा, यानी कि ये अभी भी कंटिन्यू है। योजना के तहत खाद्यान्न सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस योजना में ये भी डिसाइड किया गया कि जो भी खाद्यान्न दिया जाएगा अंत्योदय और पात्र गृहस्थी श्रेणी को, ये बहुत ही सस्ते दामों पर दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए, गेहूं 2 रुपये प्रति किलो और जो चावल है वो 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध होगा, यानी कि बहुत ही सस्ते दामों में, जिससे कि ये दोनों ही श्रेणियां आराम से इसका खर्च वहन कर पाएँ। इस अधिनियम को लागू होने से प्रदेश की 15 करोड़ 21 लाख जनसंख्या लाभान्वित होगी। तो दोस्तों, इस अधिनियम के लागू होने से देश की कितनी जनसंख्या लाभान्वित हुई? 15 करोड़ 21 लाख जनसंख्या लाभान्वित होगी।
तो आगे दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे अब भूमंडलीकरण यानी कि वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। क्लियर। तो सबसे पहले हम जानते हैं भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण क्या है। दोस्तों वैश्वीकरण एक जटिल आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रक्रिया है। तो यहाँ पे देखिए जो वैश्वीकरण होता है यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन होता है वो एक जटिल प्रक्रिया जिसमें आर्थिक साझेदारी भी होती है, राजनीतिक और सामाजिक, हर तरह की साझेदारी, हर तरह की प्रक्रिया इसमें लागू होती है। सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में वैश्वीकरण की प्रक्रिया समय और दूरी का राष्ट्र राज्य को आगे की प्रक्रिया है। यानी कि यहाँ पर देखिए जो वैज्ञानिक हैं उनके दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो जो वैश्वीकरण है वो कहीं ना कहीं किसी भी देश को, जो भी विश्व के देश हैं, विश्व के देशों को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करना, चाहे वो राजनीतिक रूप से कनेक्ट हो या सामाजिक रूप से या फिर आर्थिक रूप से कनेक्ट हो, तो एक दूसरे से कनेक्ट करना भी है। दोस्तों वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एंथनी गिडेंस ने किया था। क्लियर, ये आप याद रखिएगा। वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग किसने किया था? एंथनी गिडेंस। तो चाहे आपको यहाँ पे वैश्वीकरण पूछे या फिर भूमंडलीकरण पूछे, दोनों ही सेम है। यहाँ पे देखिए वैश्वीकरण के विचार को लेकर विद्वानों में अलग अलग मत है। कोई इसे आर्थिक दृष्टिकोण से समझता है तो कोई सामाजिक एवं कोई राजनीतिक रूप में इसका आकलन करता है। और दोस्तों अगर हम बात करें अपने भारत देश की, तो भारत का जो कथन वसुधैव कुटुंबकम को ही आज संपूर्ण विश्व वैश्वीकरण के माध्यम से चरितार्थ कर रहा। तो दोस्तों जो ये हमारे देश की संस्कृति आपको पता ही है कि बहुत ही प्राचीन है। तो यहाँ पर पहले से ही जिस तरह से देखते हैं वसुधैव कुटुंबकम की पूरी जो पृथ्वी है वो हमारा परिवार, हमारे देश की अपनी एक संस्कृति रही है कि हम पूरे पृथ्वी को अपना परिवार समझते हैं। तो जितने भी पूरे पृथ्वी पर जीव जंतु हैं, तो उसी तरह से अगर यहाँ पे हम बात करें वैश्वीकरण की, तो वैश्वीकरण भी यही चरितार्थ कर रहा है कि किस तरह से हम पूरे विश्व के देशों को एक साथ लेकर के चले, एक साथ लेकर के आगे बढ़े, जिससे कि शांति व्यवस्था भी बनी रहे और साथ ही साथ जो विश्व है वो आगे की तरफ अग्रसर हो सके, जो मानवता है कहीं ना कहीं वो आगे बढ़े। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे वैश्वीकरण की विशेषताएं। दोस्तों यहाँ पे देखिए वैश्वीकरण की विशेषताएं क्या क्या है। पहला इसमें है पारस्परिक निर्भरता। दोस्तों वैश्वीकरण राज्य की ओर बढ़ता एक प्रयास है। वैश्वीकरण सहयोग, पारस्परिक निर्भरता, पारस्परिक संबंधों को व्यवहार में बदलने की प्रक्रिया है। भूकंप, बाढ़ तथा सुनामी आदि दैवीय आपदा के समय अंतर्राष्ट्रीय सहायता पारस्परिक सहयोग पर ही आधारित है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पारस्परिक निर्भरता का क्या मतलब, जब भी किसी तरह की आपदा देश पे आती है तो दूसरा जो पड़ोसी देश है वो उसकी मदद करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पारस्परिक निर्भरता एक दूसरे के ऊपर है कि कभी भी किसी के ऊपर किसी भी तरह की आपदा आए किसी भी देश के ऊपर, तो वहाँ पर जो उसके लगे हुए देश हैं या पूरे विश्व के कोई भी देश उसकी मदद किस तरह से करें और किस तरह से जब किसी अन्य देश पर आपदा आए तो ये देश आगे बढ़ के किस तरह से उनकी हेल्प करे। तो यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर पारस्परिक निर्भरता भी वैश्वीकरण की ही एक विशेषता है। क्लियर। तो दोस्तों आगे चलिए देखते हैं यहाँ पे विकसित देशों का नियंत्रण। दोस्तों यहाँ पर देखिए यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसका स्वरूप बहुमुखी है, जैसे कि सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक और तकनीकी। और दोस्तों वैश्वीकरण राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं के निकट लाने की एक प्रक्रिया है। यह विकासशील देशों को अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने का अवसर प्रदान करता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो भी विकासशील देश हैं वो कहीं ना कहीं विकसित देशों की तुलना में काफ़ी पीछे हो जाते हैं। तो इनको कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमिक रफ्तार थोड़ी तेज करनी होती है, कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा आगे ले जाने के लिए संघर्ष करना कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि मेहनत करना अपने देश की उन्नति के लिए, अग्रसर होने के लिए देश को। तो वहाँ पर जो विकसित देश हैं कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है विकासशील देश को आगे बढ़ने में। तो एक तरह से यहाँ पर हम देखें तो जो विकसित देश है उनका विकासशील देशों पर नियंत्रण होता है। और दोस्तों वर्तमान समय में विकसित देशों जैसे अमेरिका का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, यानी कि उनका नियंत्रण है जो भी विकासशील देश हैं उन पर। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए नंबर 3 है मानवता का विकास। दोस्तों वैश्वीकरण दूरियों को कम करने की एक प्रक्रिया है। यह सांस्कृतिक आदान प्रदान, जीवन शैली को एक दूसरे से जोड़ने और विश्व सभ्यता के निर्माण का कार्य करती है।
तो दोस्तों मानवता का विकास किस तरह से होता है, जो वैश्वीकरण है इसी की ही देन है कि आज हम अपने देश के साथ साथ दूसरे देश की संस्कृति को जानने लगे हैं, उनके बारे में समझने लगे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे से आदान प्रदान, एक दूसरे के देशों में आना जाना और उनके सभ्यता, कल्चर, संस्कृति को सीखना, तो ये मानवता का विकास धीरे धीरे जो हो रहा है ये वैश्वीकरण की ही देन है। क्लियर। तो चलिए देखते हैं नंबर 4 है तकनीकी शिक्षा का विकास। दोस्तों वैश्वीकरण में तकनीकी शिक्षा का तीव्र विकास होता है, क्योंकि यह विश्व की समस्याओं को विश्व के सहयोग से सुलझाने का प्रयास करता है। तो दोस्तों आज हम देखेंगे अगर किसी भी देश में आपदा आती है तो उसका सहयोग करने के लिए बहुत सारे देश आगे आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पर तकनीकी का प्रयोग होता है। जब हमें अपने घर पर बैठे बैठे ही पता चल जाता है कि विश्व के किसी भी कोने में क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, या फिर क्या वहाँ पे घटनाएं घटित हो रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं वैश्वीकरण की ही देन है। और दोस्तों यहाँ पर हम बात करें विभिन्न प्रकार के जो भी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आयोजन और विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं को एक मंच पर सुना जाता है और आवश्यकता के अनुसार इन्हें महत्व भी प्रदान किया जाता है। वैश्वीकरण में अगर हम देखें तो तकनीकी शिक्षा बीमारी, सुनामी, आतंकवाद जैसी जो भी घटनाएं विश्व स्तर पर राज्य के सहयोग से समाधान करती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए विश्व स्तर पर जो भी गतिविधियां होती हैं, चाहे वो आतंकवाद से संबंधित हो या फिर सुनामी, तो ये सब जो भी घटनाएं घटित होती हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे वो मानव निर्मित हो, तो उसका जो समाधान खोजा जाता है वो विश्व स्तर पर इसी वैश्वीकरण की मदद से ही खोजा जाता है, जहाँ पर लोग, पूरे विश्व के लोग एक मंच पर आकर के अपनी समस्याएं रखना और समस्याओं के बारे में निजात पाना बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है। क्लियर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाना बहुत ही मेहनत का काम होता है दोस्तों। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज आपका चैप्टर 9 समाप्त हो गया। अब इस सब्जेक्ट में केवल आपका एक चैप्टर बचा है, चैप्टर 10। उसके बाद आपका सामाजिक अध्ययन फिनिश हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मेरा दूसरा चैनल है परी की मॉम ब्लॉग चैनल है, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।